हाय, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है राकेश गवालरे और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं महाराष्ट्र का इकोनॉमिक सर्वे। उसका ये सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में कवर कर चुका हूं, तो आइए स्टार्ट करते हैं। 15वें वित्तीय आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्य को 2021-22 से 2025-26 के दौरान वित्तीय संसाधनों का कुल हस्तांतरण 3,37,252 करोड़ होगा, जिनमें से कुल अनुदान सहायता होगी। तो सबसे पहले हम इसकी वर्डिंग समझने की कोशिश करते हैं। पहले आपको मालूम होना चाहिए कि फाइनेंस कमीशन क्या होता है। फाइनेंस कमीशन किस लिए बनाया जाता है, कौन बनाता है? तो फाइनेंस कमीशन बनाते हैं हमारे राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट बनाते हैं। और वो किसके लिए बनाते हैं? वो इसके लिए बनाते हैं कि जितने भी स्टेट्स हैं उन्हें किस रेशियो में फंड एलोकेट किया जाए। जैसे आपको पता होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत सारे टैक्सेस लगाती है और वो टैक्स का पैसा किसके पास जाता है? ऑब्वियसली सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है। अब वो मान लीजिए सभी राज्यों में लगाया तो डेफिनेटली उन राज्यों का शेयर भी बनता है। और जो दूसरे आपके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेस हैं, वित्तीय संसाधन है, वो भी अगर आपके पास जाता है तो आपको क्या करना होगा? ज़्यादा है क्या? सेंट्रल गवर्नमेंट अगर उनका दोहन करती है, उनका उपयोग करती है, उसके पास वो पैसा जमा होता है तो डेफिनेटली उसे किस में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए? हो स्टेट्स में, और वो सरकार करती है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है। तो किसको कितना परसेंट दिया जाए, कितना अमाउंट दिया जाए, वो उसको डिसाइड करता है कौन? फाइनेंस कमीशन। और उसकी सिफारिश पे ही पैसे का हस्तांतरण किया जाता है, फंड्स का हस्तांतरण किया जाता है। तो इसमें ये डेटा इंपॉर्टेंट है। 2021-22 से 2025-26 के दौरान कितने? 3,37,252 करोड़ का हस्तांतरण महाराष्ट्र को किया जाएगा। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, ये डेटा। और दूसरा, इसमें कुल अनुदान सहायता कितनी होगी? अनुदान का मतलब क्या होता है? ग्रांट। उसके बदले में आपको कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना है, इवन आपको वो अमाउंट भी पे नहीं करना होता है। अनुदान मीन्स आपको दे दिया, आपको यूज करना है। तो अनुदान सहायता कितनी होगी? वो होगी 70,375 करोड़ रुपए महाराष्ट्र को मिलने वाले हैं अनुदान के रूप में। कब से कब तक? 2021-22 से 2025-26 के दौरान मिलने वाले हैं। आगे बात करते हैं। कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान किए गए उपाय। डेफिनेटली इस कोविड-19 में सभी लोग परेशान हैं, तो सभी सरकारें ये योजना बना रही कि इससे कैसा निपटा जाए, क्योंकि सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी बंद है, लोग अपनी जॉब खो चुके हैं। तो अब इसके लिए इसको पटरी पे लाने का काम किसका है? डेफिनेटली सरकार का ही काम है। तो सरकार ने उसके लिए कुछ कदम उठाए हैं। तो उसमें पहला है, केवल दवाओं, आवश्यक चिकित्सा उपकरणों और आपूर्ति की खरीद के लिए स्वीकृति दी है। यानी सरकार ने जो चिकित्सा वाला जो सेक्टर है, मेडिकल वाला जो हेल्थ वाला जो सेक्टर है, उसको प्रायोरिटी पे रखा है। और वो प्रायोरिटी पे होना भी चाहिए, क्योंकि कोविड-19 चले या ना चले, कभी भी कोई भी कहीं भी बीमार हो सकता है। तो इसमें इसकी दवाओं की खरीद और बिक्री को अनुमति दी है, स्वीकृति दी है। दूसरा, सभी को पता है सरकार के पास अभी इस समय पैसे बहुत कम है, सभी सरकारों के पास। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी बंद हो चुकी है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि सरकारों ने, पहले दिल्ली की गवर्नमेंट ने, फिर महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने वाइन की शॉप्स ओपन की, ताकि उन्हें जो वाइन सेल होती है उसके बदले में उन्हें काफ़ी हैवी टैक्स कलेक्ट होता है गवर्नमेंट को, ताकि सरकार के पास कुछ पैसा आए। तो सरकार उस पैसे का क्या उपयोग करे? डेफिनेटली फंड की कमी से सरकार जूझ रही है, इसी कोविड-19 लॉकडाउन में या कोविड-19 में इसका उपयोग करेगी सरकार। बट इसके लिए उन्होंने क्या किया? नई योजनाओं पर व्यय पर अंकुश लगा दिया अभी, कि हम नई योजनाओं पे कोई व्यय अभी नहीं करेंगे, करेंगे भी तो बहुत कम करेंगे। संपत्ति और नौकरी के अवसर पैदा करने के लिए बजट निधि वितरित करने के लिए स्वीकृति दी गई है। आप समझना, इतने लोगों की नौकरी गई है इस समय कि आपको बिल्कुल अंदाजा ही नहीं है। अगर आप मुंबई शहर में रहते हैं तो डेफिनेटली आपको अंदाजा होगा, क्योंकि अगर हम बात करें ठाणे या उसके जो उपनगर हैं मुंबई के आसपास के, यहाँ पे पीक टाइम में पहले आप जब रेलवे स्टेशन पे जाते थे तो आपको इतनी भीड़ मिलती थी कि आपको पैर रखने के लिए जगह नहीं होती थी। मैं ट्रेन में की बात नहीं कर रहा, मैं प्लेटफॉर्म की बात कर रहा हूँ। सुबह 9 बजे या सुबह 10 बजे के दौरान अगर आप जाएंगे तो आपको प्लेटफॉर्म पे भी पैर रखने के लिए जगह नहीं मिलती थी। और अब अगर आप देखेंगे
तो लोग आपको दिखाई ही नहीं देते, क्योंकि उनकी बेचारों की नौकरियां चली गई। तो वो क्या करेंगे फिर? तो उसमें से कई लोग तो गांव चले गए, कई सारे जो महाराष्ट्र के थे वो अपने यहीं पे गांव में चले गए, जो दूसरे स्टेट्स के थे वो भी चले गए, यानी नौकरी चली गई। तो आप करेंगे क्या? अब जब नौकरी चली गई तो सरकार का क्या कर्तव्य है कि वो नौकरी के अवसर पैदा करे। अच्छा, आप सोच रहे होंगे ठीक है, नौकरी के अवसर पैदा करने का आपने बोल दिया तो उससे हो गया क्या? ऐसा नहीं होता। उसके लिए सरकार को उसमें पैसे इन्फ्यूज करने होते हैं, क्योंकि लोगों के पास तो अब पैसे बहुत ही कम अमाउंट में बचे। तो सरकार ने उसके लिए बजट में कुछ पैसे को स्वीकृति दी है, ताकि ये पैसा इंडस्ट्रीज को जाए या जो जरूरी चीजें उन्हें जाए, तो वो पैसा लोगों के हाथ में आए और वापस से इकोनॉमिकल जो एक्टिविटी है वो क्या हो, रिवाइव हो, तो लोगों को रोजगार मिले। तो डेफिनेटली इसके लिए सरकार ने एक बजट की स्वीकृति दी है, तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर अगर हम बात करें 1 सितंबर से 31 दिसंबर 2020 के दौरान स्टैंप ड्यूटी मुंबई और मुंबई उपनगरीय जिलों के लिए 3% और बाकी राज्य के लिए 2% की कमी की गई है। पहले तो आप समझिए स्टैंप ड्यूटी क्या होती है, सभी लोग जानते होंगे, आई थिंक सो। जब आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो आपको एक ड्यूटी पे करनी होती है, रजिस्ट्री के टाइम पे आपको पैसा पे करना होता है, टैक्स होता है वो एक तरीके का, और वो स्टेट गवर्नमेंट लगाती है। तो देखिए, जैसा कि इसके जो रियल एस्टेट या इस तरीके का जो रजिस्ट्री वाला जो बिजनेस है, उसकी भी इतनी हालत खराब हुई है कि आप अंदाजा लगाइए, पहले जिन प्रॉपर्टी की कीमत 1-1 करोड़ रुपए होती थी, अब लोग उसको 50 लाख से 60 लाख में बेचने को तैयार है। तब भी कोई लेने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि पैसा भी तो चाहिए ना, पैसा ही नहीं बचा। और जो पैसा था वो लोगों ने अपने डेली रूटीन में यूज कर लिया, खाने पीने में उपयोग कर लिया। तो सरकार चाहती कि इसमें भी स्टैंप ड्यूटी कम करो, ताकि इसकी भी खरीदी को, बेचने को बढ़ावा मिले, तो सरकार को कुछ पैसा मिले। इसके अलावा सिस्टम में पैसा आना चाहिए। अभी सिस्टम में पैसा बिल्कुल भी नहीं है। लोग अपनी जॉब खो चुके हैं, खो चुके, तो लोगों के पास खर्च करने के लिए पैसा नहीं, तो अर्थव्यवस्था में पैसा कहाँ से आएगा? तो सरकार ने इसके लिए भी कदम उठाए, रियल एस्टेट के लिए भी स्टैंप ड्यूटी कम की है। मुंबई में कितनी? 3%, और अगर बाकी राज्य में बात करें तो 2% कम कर दी। आगे बढ़ते हैं। फिर ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, एग्रीगेट बैंक डिपॉजिट्स और ग्रॉस क्रेडिट शेड्यूल कमर्शियल बैंक। पहले तो हम ये समझते हैं कि ये होता क्या है, एग्रीगेट बैंक डिपॉजिट और ग्रॉस क्रेडिट ऑफ शेड्यूल कमर्शियल बैंक। समझे, बैंक का काम क्या होता है? बैंक का काम ये होता है कि किसी ने अगर उसके पास 100 रुपये डिपॉजिट किए तो बैंक उसको एक्सेप्ट करेगा, और उसको मान लीजिए 5% क्या दे रहा है, इंटरेस्ट दे रहा है बैंक। और बैंक इस 100 रुपीज़ को क्या करेगा, जिसको भी रिक्वायरमेंट है उसको लैंड कर देगा, यानी उधार दे देगा। तो बदले में मान लीजिए 7% उसने इनसे लिया, जिसको लोन दिया, तो 1% मान लीजिए वो अपने एम्प्लॉय को या जो मेंटेनेंस का चार्ज है उसमें चला गया, तो 1% उसको बचा, तो ये उसका प्रॉफिट हो गया। तो आप सोच रहे होंगे कि बहुत ईजी है, ये तो बहुत अच्छा है। बट ये सोचिए, 100 रुपये आपने इस बंदे से, तो इस व्यक्ति से लैंड कर लिए थे, यानी इससे ले लिए थे, सॉरी, और जिसको आपने दिए और वो लेके भाग गया, तो आप कहाँ से देंगे? तो बैंक दिवालिया हो जाती है। इसलिए ये जितना ईजी दिखता है उतना ईजी है नहीं। बैंक का बिजनेस काफ़ी डिफिकल्ट माना जाता है, क्योंकि उसमें पैसे डूबने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है, और भारत में तो बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग अमाउंट है। तो एग्रीगेट बैंक डिपॉजिट का मतलब क्या? बैंक के पास कितना डिपॉजिट आया, सभी पूरे महाराष्ट्र में अगर बात करें तो महाराष्ट्र में से कितना डिपॉजिट आया और उसने लोन कितना दिया। तो डिपॉजिट आया एग्रीगेट बैंक डिपॉजिट से 27.55 लाख करोड़, इतना डिपॉजिट बैंक्स के पास आया। और बैंक ने क्रेडिट कितना दे दिया, यानी लोगों को लोन कितना दे दिया, तो वो दे दिया 28.26 लाख करोड़। काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण डेटा है ये भी, क्योंकि देखिए आपके पास पैसा कम आया और आपने उधार ज़्यादा दे दिया, ये हुआ है। तो इसका फिर रेशियो पूछा जा सकता है, तो क्रेडिट जमा अनुपात, यानी लोन दिया, लोन और डिपॉजिट का रेशियो कितना है, ये अमाउंट बड़ा है इसलिए ये ऊपर आ गया 102.6%, इतना ये रेशियो है। आगे बात करें 2020-21 के लिए कृषि और संबद्ध गतिविधियों का प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में हिस्सा 19.7% है, तथा एमएसएमई
यानी माइक्रो, स्मॉल, मीडियम इंटरप्राइजेस। अभी इसमें एक खादी और ग्रामोद्योग भी ऐड कर दिया गया का हिस्सा 52.4% है। यानी अगर एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर को लैंडिंग कितनी होगी 19.7%। अब ये प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग क्या है वो मैं बताता हूँ, चलिए। और एमएसएमई को कितना होगा, एमएसएमई को होगा 52.4%। अब समझिए प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग क्या होती है। सरकार ने या फिर हम ये कहें आरबीआई ने, क्योंकि आरबीआई क्या है, डेफिनेटली इसकी स्थापना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ही की है। तो आरबीआई ने कुछ ऐसे सेक्टर प्रायोरिटी में डाल के रखें जिनको बैंक को लोन देना ही होगा। ऐसा नहीं कि आपने 100% लोन किसको दे दिया, जो अमीर लोग हैं उन्हीं को दे दिया और आप इन्हीं से प्रॉफिट कमाते बैठे। तो जो गरीब लोग हैं उनका कल्याण कब होगा। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का मतलब क्या होता है कि जिस सेक्टर को हमने प्रायोरिटी पे रखा है, जैसे एग्रीकल्चर, उसको प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग बोलते हैं। तो एक नियम होता है कि आपको इतने परसेंट, अभी तकरीबन है 40%, अराउंड इतना आपको प्रायोरिटी सेक्टर को लेंडिंग करनी ही होती। 60% आप किसी को भी लोन दे दीजिए, आपकी अपनी मर्जी, बट 40% आपको किसको देना होगा, प्रायोरिटी सेक्टर की लेंडिंग करनी होगी। उसमें प्रायोरिटी सेक्टर में क्या आता है, कृषि आती है, इसका भी एक टेबल है वो मैं आपको दिखाऊंगा। इसी प्रायोरिटी सेक्टर में आता है एमएसएमई भी आती है, कुछ एजुकेशन से रिलेटेड भी आता है, इसका पूरा टेबल है, उसके बारे में बात करेंगे। तो इसमें एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटी को कितने मिले हैं, तो उसको मिला है 19.7%, इस पे खर्च किया जाएगा, इनको लैंडिंग की जाएगी, और 52.4% एमएसएमई को लैंडिंग की जाएगी। अब हम एमएसएमई के बारे में बात कर लेते हैं। इसके बारे में मैंने पहले भी बताया था। एमएसएमई क्या होती है, एक होती है माइक्रो, और एक होती है क्या, स्मॉल, और एक होती है मीडियम। तो माइक्रो की डेफिनेशन क्या है, ये लेटेस्ट डेफिनेशन आई है कि माइक्रो में ऐसा होता है, अगर आपका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से कम का है तो आपकी जो इंडस्ट्री है उसको क्या माना जाएगा, माइक्रो। और अगर आपका 1 करोड़ से 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है तो आपकी इंडस्ट्री को क्या माना जाएगा, स्मॉल। और मीडियम यानी क्या, अगर आपका इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से 50 करोड़ का है तो आपकी इंडस्ट्री को क्या माना जाएगा, मीडियम। फिर आप सोच रहे होंगे कि ये सब करके सरकार को क्या मिलेगा, इससे हमें करना क्या है। तो इससे हमें ये करना है कि आपको मालूम होना चाहिए कि जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती है वो ज़्यादा लोगों को जॉब्स नहीं देती, ध्यान रखना, वो कम लोगों को जॉब देती। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बिल्कुल वो जॉब देती नहीं, वो जिस अमाउंट में जॉब देती हैं और जिस अमाउंट में वो प्रॉफिट कमाती हैं, उनमें दोनों में बड़ा डिफरेंस है। और एमएसएमई ऐसी है कि इसमें भारत के लगभग, ऐसा माना जाता है 65%, एग्जैक्टली नहीं, अराउंड 65% लोग जो जॉब करते हैं वो एमएसएमई में काम करते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि जॉब करने से क्या होगा, तो डेवलपमेंट होगा, लोगों को रोजगार चाहिए। तो सरकार ये कोशिश करती है कि इस एमएसएमई को बढ़ाया जाए, देश में ज़्यादा से ज़्यादा एमएसएमई लाई जाए। तो एमएसएमई ज़्यादा से ज़्यादा लाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। और एक टर्नओवर के हिसाब से भी होती है इसकी डेफिनेशन। और वो टर्नओवर क्या है, अगर आपका 5 करोड़ टर्नओवर है तो आपकी टर्नओवर यानी ईयरली आपका जितना आपने खर्च किया टोटल, खरीद बिक्री सबका एक बैलेंस शीट बनती है, उसमें टर्नओवर होता है। तो स्मॉल के लिए क्या होगा, सॉरी माइक्रो के लिए क्या होगा, 5 करोड़ टर्नओवर है तो वो माइक्रो होगी। फिर 5 से 50 करोड़ का टर्नओवर है तो वो क्या होगी, स्मॉल होगी। फिर 50 करोड़ से 250 करोड़ तक है तो वो होगी मीडियम। और फिर आप सोच रहे होंगे कि अगर 250 करोड़ से ज़्यादा है तो वो बड़ी इंडस्ट्री होगी, फिर वो एमएसएमई में नहीं आती, फिर इनको सरकार छूट नहीं देती। एमएसएमई को काफ़ी छूट होती, क्यों, क्योंकि वो डेवलपमेंट में ज़्यादा योगदान देती। आगे बढ़ते हैं। फिर दिया है 2019-20 के दौरान प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 27,398 यानी 27,398 करोड़ के कुल ऋण प्रदान किए गए, जिससे राज्य के 47.71 लाख लोगों को लाभ मिला। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। मैंने मुद्रा योजना के बारे में आपको पहले भी बताया है। मुद्रा का मतलब होता है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी यानी आपका कोई छोटा मोटा बिजनेस है और उसको पैसे नहीं मिल रहे, ये भी एमएसएमई का ही चक्कर है जो मैं आपको बता चुका हूँ। तो उसके लिए सरकार ने योजना चलाई है, मुद्रा योजना, उसके तहत आपको लोन मिल जाएगा। तो उसकी 3 स्कीम्स हैं, वो भी हमने एक बार डिस्कस किया था। 3 फॉर्म में दिया जाता है, शिशु,
फिर किशोर और फिर तरुण। शिशु, किशोर, तरुण। शिशु में लोन कम होता है, 50,000 तक का हो सकता है। किशोर में थोड़ा ज़्यादा होता है और फिर तरुण में और भी ज़्यादा होता है। उसकी लिमिट में बहुत सारा डिस्कशन आपके साथ कर चुका हूँ पहले ही, बट इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। चलिए, तो इसमें शिशु के तहत इतने लोगों को मिला है, सबसे ज़्यादा शिशु के तहत मिलेगा। छोटा लोन ज़्यादा लोगों को दिया जाता है। किशोर के तहत इतना, यानी और कम हो गया। और तरुण में ज़रा बड़ा अमाउंट होता है, 10 लाख तक का अमाउंट हो सकता है तरुण में, तो इसमें 1.33 लाख इतने लोन दिए गए। तो ये एक रिपोर्ट है, मैंने पहले भी बताया आपको कि जो इकोनॉमिक सर्वे होता है, जो पास्ट में हुआ है उसका एक रिकॉर्ड होता है। 100% तो नहीं, बट हाँ काफ़ी हद तक वो पास्ट का रिकॉर्ड होता है कि पिछले साल में आपने क्या क्या किया है। फिर 2020-21 के लिए राज्य के प्राथमिकता क्षेत्र के लिए वार्षिक क्रेडिट योजना का आकार 4.75 लाख करोड़ है। ये प्राथमिकता क्षेत्र वही है, प्रायोरिटी लैंडिंग सेक्टर, उसके लिए कितना क्रेडिट रखा गया है? 4.75 लाख करोड़। ये डेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको मेमोराइज करना है। फिर अगर बात करें टोटल डिपॉजिट और अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के ग्रॉस क्रेडिट में महाराष्ट्र की हिस्सेदारी 31 मार्च 2020 तक अखिल भारतीय स्तर पर कितनी? 20% और 27% है। यानी समझना, पूरे ऑल इंडिया में अगर 100 रुपये का डिपॉजिट आया पूरे भारत में, तो उसमें से महाराष्ट्र में कितना डिपॉजिट आएगा? 20 रुपये का। और यानी हिस्सेदारी ऑल इंडिया लेवल पे हमारी हिस्सेदारी कितनी है? 20%। और लोन दिए, मान लीजिए 100 रुपीज़ का लोन दिया, तो उसमें से महाराष्ट्र ने कितना दिया? 27 रुपीज़ का। यानी ऑल इंडिया लेवल पे हमारी जो हिस्सेदारी है टोटल डिपॉजिट में वो 20% है, और क्रेडिट यानी लोन देने में हमारी हिस्सेदारी 27% है। फिर ये जो प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं उनके नाम हैं, अगर आप इनको एक बार देख लेंगे तो अच्छी बात है। इनको सरकार ने प्रायोरिटी पे रख के रखा है। कृषि, MSME के बारे में है ये। निर्यात ऋण, निर्यात ऋण मीन्स क्या? एक्सपोर्ट जब आप करते हैं कोई चीज़ को, तो उससे भी देश को काफ़ी फायदा होता है एक्सपोर्ट करने से, जैसे फॉरेन करेंसी मिलती है हमें, तो इसको भी प्रायोरिटी सेक्टर में रखा हुआ है। ऑब्वियसली एजुकेशन को भी रखा है, आवास को भी, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, नवीकरणीय ऊर्जा यानी रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस और अन्य, ये सारे के सारे RBI ने ये लिस्ट बनाई है। अगर आप इसका ध्यान भर रखेंगे, मैं नहीं बोलता इसको पूरा बिल्कुल आपको रट्टा मार के याद ही करना है, बट थोड़ा सा इसके ऊपर एक सरसरी नज़र होनी चाहिए कि ये हमारे प्रायोरिटी लैंडिंग सेक्टर है, क्योंकि ये डायरेक्ट जनता से जुड़े हुए मुद्दे होते हैं, इसलिए कभी भी एग्जाम में आ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा है इस कोविड महामारी में कृषि क्षेत्र कम से कम प्रभावित हो, इसके लिए सरकार ने इस क्षेत्र को लॉकडाउन श्रेणी से बाहर रखा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने इससे पहले वीडियो में भी बताया था कि जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए वो कौन से सेक्टर्स थे? सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। सबसे कम प्रभावित अगर होने वाला कोई सा सेक्टर है तो वो कृषि का सेक्टर ही है, क्योंकि जब लॉकडाउन लग चुका था तब भी फसलें बड़ी हो रही थी, तब भी जो एग्रीकल्चर की एक्टिविटीज़ थी वो चल रही थी, बट जब लॉकडाउन लग गया तो सारी इंडस्ट्रीज बंद हो चुकी थी। सर्विस सेक्टर का होने का तो कोई प्रश्न नहीं होता, इसलिए सरकार ने इसको इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में अगर बात करें तो लॉकडाउन में एग्रीकल्चर को किससे फ्री रखा है? ये लॉकडाउन से फ्री, यानी इसमें कोई लॉकडाउन नहीं लगेगा। फिर दिया है राज्य को 2020 के दौरान सामान्य वर्षा यानी 2020 के दौरान सामान्य वर्षा का 113.4% प्राप्त हुआ, जिससे अच्छे उत्पादन की उम्मीद बढ़ गई। तो ये डेटा अगर आप याद कर सकते हैं तो अच्छी बात है। इस साल हमारे यहाँ पे बारिश कितनी हुई है महाराष्ट्र में? 113.4%, यानी 100% हो जाए तो अच्छी बात है, और बारिश थोड़ी ज़्यादा हो गई तो ये तो और भी अच्छी बात है। तो इस बार अच्छा खासा प्रोडक्शन होने की उम्मीद है, ये डेटा आपको याद रखना है। फिर कृषि जनगणना 2015-16 के अनुसार परिचालन होल्डिंग का औसत आकार 1.34 हेक्टेयर है, जबकि कृषि जनगणना 2010-11 में यह 1.44 हेक्टेयर थी। अब समझना इसको, ये परिचालन होल्डिंग क्या है? ऐसा होता था कि मान लीजिए एवरेज मान लीजिए महाराष्ट्र में एक परिवार पहले कितने पे, मान लीजिए वो करता था खेती कितने पे? 1.44 हेक्टेयर पे करता था, और अब लोगों का खेती से मोहभंग होता जा रहा है। क्यों? ये डेटा आपको दिखा रहा है। पहले एक परिवार ऑन एन एवरेज कितनी खेती करता था, कितने क्षेत्रफल पे खेती करता था? 1.44
हेक्टेयर पे, और ये कब 2010-11 में, और आप कितने पे करता है 1.34 हेक्टेयर पे। यानी लोगों का खेती से मोह भंग हो गया, लोग खेती अब कम करने लगे। इसको बोलते हैं जोत का आकार भी बोलते हैं, कि प्रति व्यक्ति या प्रति परिवार, रफली बोला जाता है प्रति परिवार कितने लोग एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हैं। आगे बात करते हैं, फिर ये कृषि का ही डेटा है। 2020-21 के खरीफ सीजन के दौरान बुवाई कितने पे हुई थी, 156.89 लाख हेक्टेयर पे पूरी हुई। और सिंस मैंने पहले बताया कि बारिश अच्छी हुई, इस वजह से अभी जो उम्मीद की जा रही है वो क्या उम्मीद की जा रही है, पहले के मुकाबले अनाज में 60% की वृद्धि होगी, 60%। दलहन यानी जो दाल हम खाते हैं उसमें 14% की वृद्धि होने की उम्मीद है। मैं नहीं बोलता ये सारा डेटा आपको याद रखना है, बट एक आपको आइडिया होना चाहिए कि अच्छा इन सारे सेक्टर्स में वृद्धि हुई है, जो कि एक अच्छी बात है, क्योंकि बारिश अच्छी हुई है, 113% के अराउंड हुई है बारिश। तिलहन यानी जिससे तेल निकलता है, जैसे सोयाबीन हो गया, अलसी हो गया, जिनसे तेल निकलता है, उसमें इतने परसेंट, यानी लास्ट ईयर अगर 100 हुआ था तो अब इसका प्रोडक्शन कितना होगा 128, यानी 28% की इसमें भी वृद्धि हुई है। कपास में 33% की, गन्ने का उत्पादन 40% बढ़ने की उम्मीद है। ये सारा डेटा आपको याद नहीं करना है, सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि हाँ इनमें बहुत बड़े परसेंटेज में वृद्धि हुई है, क्योंकि बारिश अच्छी हुई है। खरीफ की फसल कौन सी होती है, सभी लोग जानते हैं खरीफ की फसल कौन सी होती है, जो बारिश में बोई जाती है, दैट इज नोन एज खरीफ की फसल, खरीफ की फसल। फिर रबी सीजन 2020-21 के दौरान दिसंबर के अंत तक इसमें बुवाई कितनी हुई, 53.64 लाख हेक्टेयर पूरी हुई है। फिर आप सोच रहे होंगे कि इसमें और इसमें इतना डिफरेंस क्यों, तो आपको पता होगा अगर आप रबी के सीजन में बुवाई करेंगे, सीडिंग करेंगे, तो आपको चाहिए इरिगेशन, क्योंकि ऊपर से प्राकृतिक रूप से पानी तो आने वाला नहीं है। तो जिसके यहाँ इरिगेशन की फैसिलिटी होगी वही क्या करेगा, बुआई करेगा। और देखिए कितना बड़ा डिफरेंस है, 156.89 लाख हेक्टेयर, ये रबी में खरीफ में होता है इतना, और रबी में सिर्फ इतना हो जाता है, यानी उसका 1/3 रह जाता है सिर्फ। बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इसीलिए यहाँ बोला जाता है कि भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत कमी। आप देखो यहाँ पे अगर मैं इसको 150 मान लूँ और इसको 50 मान लूँ, तो आपकी 100 लाख हेक्टेयर जमीन तो ऐसी ही पड़ी है जिसका कोई उपयोग ही नहीं हो रहा है। तो किसान आत्महत्या करेगा, नहीं तो क्या करेगा, उसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, यानी उसके पास अच्छे संसाधन नहीं है, जैसे कि पानी देने के लिए पंप नहीं है, इरिगेशन की व्यवस्था नहीं, पहली बात तो वो करे क्या। फिर एक सीजन से इतनी इनकम नहीं होती, फिर वो आत्महत्या करने के लिए मजबूर होता है। ये डेटा हमें यही शो करते हैं। फिर अनाज 1%, इसमें वृद्धि होगी, इसमें भी दिया है, यानी खरीफ में भी वृद्धि होगी और डेफिनेटली रबी में भी। दाल में 12%, तिलहन में 18% पिछले वर्ष के मुकाबले उत्पादन वृद्धि होने की उम्मीद है। आगे बढ़ते हैं। फिर ये बागवानी का दिया है। बागवानी यानी क्या, जिसमें फल फ्रूट लगाए जाते हैं, स्पेशली ये फूलों के बारे में है बागवानी। बागवानी फसलों का क्षेत्र 19.20 लाख हेक्टेयर है और उत्पादन 2019-20 के दौरान कितना 278.75 लाख MT मेट्रिक टन होने की उम्मीद है। मैं नहीं बोलता कि आपको ये डेटा याद करना है, बट हमारे आयोग ने कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछे इस बार जो कि ये इस तरीके का डेटा याद करने को मजबूर करते हैं। महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर मुक्ति योजना, ये 2018 में आई थी, इसके बारे में मैं पहले भी बात कर चुका हूँ। ये क्या है, जो छोटे किसान है जिनके ऊपर 2 लाख रुपए तक का कर्ज है, वो कर्ज माफी की एक योजना थी। तो उसके तहत उसका एक रिजल्ट आया है, और वो रिजल्ट क्या है, 2018 की स्थापना के बाद से जनवरी 2021 तक 31.04 लाख लाभार्थी किसानों को कितने पैसे दिए गए, पैसे दिए नहीं गए, उनका लोन इतने का लगभग माफ किया गया, 19,847 करोड़ रुपए का। काफी बड़ा अमाउंट है ये, बट सरकार ने ये माफ किया। छोटे किसानों का है ये, सिर्फ जिनका लोन कितना था 2 लाख रुपए तक का था, और जिनके पास जमीनें कम है, क्योंकि ज्यादातर जो परेशानी में किसान होते हैं वो वही होते हैं जिनके पास जमीन कम है, जिसके पास ज्यादा है उससे तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। फिर कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान कुछ और उपाय किए गए हैं, उनको भी हम समझ लेते हैं। संबंधित विभागों ने कृषि के परिवहन बिक्री के लिए लाइसेंस उपलब्ध कराए हैं। फटाफट क्यों कराए हैं, कृषि के परिवहन से मेरा मतलब ये है कि अगर आप नासिक में रहते हैं और वहाँ पे आपने क्या किया, अच्छे प्रकार के कोई गोभी का प्रोडक्शन हुआ और आप बेचना चाहते हैं, तो नासिक में आपको अच्छी कीमत नहीं मिल रही,
जनसंख्या कम है, लोग कम है, लोगों के पास पैसे कम है, तो आप उसे कहाँ लाना चाहते हैं? आप डेफिनेटली मुंबई लेके आएंगे, मुंबई में लाके बेचना चाहते हैं ताकि उसकी कीमत आपको अच्छी मिल सके। आपने देखा होगा, अगर मान लीजिए मैं 1 किलोग्राम बैंगन की बात करूं, तो अगर वो नासिक में 20 रुपये किलो है, तो वही आपको अगर आप मुंबई में आ जाएंगे तो 40 से 50 रुपये किलो मिलेगा, 40 to 50। तो कितना डिफरेंस आ जाता है आपका। इसके लिए अगर आप लेके जाएंगे तो कृषि परिवहन चाहिए, तो उसके लिए लाइसेंस लेना होगा, तो ये भी इजीली सरकार ने उपलब्ध कराने की कोशिश की है। फिर ये लिखा है 9.42 लाख किसानों को आवश्यक सामानों का डोर स्टेप वितरण किया जाएगा। अब देखो, ये लॉकडाउन में वो बेचारे ज्यादा बाहर भी नहीं जा सकते, तो उनके घर पे जाके डोर स्टेप डिलीवरी की जाएगी। किसकी? जो भी उनको आवश्यक, जैसे खाद चाहिए, बीज चाहिए, इन सब चीजों की उनके डोर स्टेप पे डिलीवरी की जाएगी। शहरी उपभोक्ताओं को लगभग 1.37 लाख मीट्रिक टन फलों और सब्जियों की सीधी बिक्री किसानों के 3790 समूह द्वारा की जाएगी। आपने सुना होगा शेतकरी ते ग्राहक, ऐसा आपने सुना होगा, यानी किसान से सीधा किसको? ग्राहक को जाता है। क्योंकि ये होता है कि जो बीच में बिचौलिए होते हैं वो अपना बहुत ज़्यादा प्रॉफिट रख लेते हैं, फ़ायदा रख लेते हैं, और किसान को बहुत ही कम अमाउंट मिलता है। ये देखना आप, बहुत बार होता है। जैसे मान लीजिए कोतंबीर की गड्डी, कोतंबीर की है मान लीजिए एक गड्डी, और अगर किसान से अगर बिचौलिए खरीदेंगे तो मुश्किल से 5 रुपये में परचेस करते हैं, बहुत हो गया 5 भी हो गया, तो वैसे तो वो 2 से 3 रुपये में लेते हैं। और पता है, अगर आप इसको मुंबई में आके देखेंगे तो यही गड्डी आपको कम से कम, जब सस्ता रहता रेट, तो 15 से 20 रुपये में मिलती है, ध्यान रखना। और जब इसका रेट ज़्यादा होता है तब तो वो 50 से 60 रुपये में बेचते हैं। और किसान को कितना मिला? 2-3 रुपये, ज़्यादा से ज़्यादा 5 रुपये। और बीच में इसका फायदा किसको मिला? बिचौलिए को मिला, जो कि एक बहुत ही बेकार बात है। तो इससे बेटर ये किया जाए कि शेतकरी ते, आपने सुना होगा शेतकरी ते ग्राहक, ये अगर हुआ तो दोनों फायदे में रहेंगे। कैसे? जो गड्डी 50 रुपये की बिक रही थी, वो आप कितने में? शेतकरी अगर सीधा ग्राहक को बेचेगा तो डेफिनेटली वो कम चार्ज करेगा, क्योंकि उसको बिचौलिए से कोई लेना देना नहीं। वैसे भी उसको 2-3 रुपये मिल रहे थे, अब अगर उसको 10 रुपये भी मिल गए तो ग्राहक भी फायदे में और किसान भी फायदे में, दोनों का फायदा हुआ। तो इसके लिए ये काफ़ी अच्छी योजना है। योजनाएं सब अच्छी होती, मेरा ऐसा मानना है। कोई भी खराब नहीं होती, कोई भी सरकार गलत योजना नहीं बनाती, बट उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है वो एक बड़ा विषय होता है। तो ये ऐसा लिखा है, शहरी उपभोक्ताओं को लगभग इतने टन सब्जियों की सीधी बिक्री किसानों के इतने समूह द्वारा की जाएगी। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। खूप खूप धन्यवाद आणि शेवटी जय हिंद, जय महाराष्ट्र।